रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, ये हमारा लिंग्विस्टिक में सेकंड लेक्चर है, ठीक है बेटा, और इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक बल्कि जनरल लिंग्विस्टिक में, एंड दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी अ बिट लेंथी बिकॉज वी आर गोइंग टू कवर मोर देन 50 MCQs इन दिस वेरी लेक्चर। सो बेटा, आप जहनी तौर पे तैयार बैठिएगा और इंशाल्लाह आप लेक्चर को एंड तक देखें तो इंशाल्लाह आपके लिंग्विस्टिक का मसला भी इंशाल्लाह कवर हो जाएगी। नंबर 1 MCQs है, ऑल द वर्ड्स एंड वर्ड्स फॉर्म इन अ लैंग्वेज विद मीनिंग्स इन फंक्शंस आर लेक्सिस। लेक्सिस हमारे पास क्या होता है? किसी लैंग्वेज के अंदर सारे अल्फाज, ठीक है बेटा, और अल्फाज का सारे फॉर्म, यानी लफ्ज़ के हमारे पास इन्फ्लेक्शनल फॉर्म है, ड्राइवेशनल फॉर्म्स के जितने भी फॉर्म्स है अल्फाजों का, ठीक है बेटा, तो वो सारे जो आपको मीनिंग देता है और फंक्शन देता है, सो ये सारे हमारे पास लेक्सिस आता है। टू गेट द जनरल आइडिया ऑफ द टेक्स्ट इज नॉन एज स्किमिंग। स्किमिंग तकनीक आप लोग कब से सुनते आ रहे हैं? स्किमिंग तकनीक हमारे पास वो तकनीक है कि आप किसी टेक्स्ट से जनरल आइडिया लेते हैं। नॉन अथेंटिक text is a text that has been written for language learning। अब मैं आपको ज़रा एग्जांपल देते ही, देखिए, हम कोई टेंस को जब हम सीखते हैं तो हम अक्सर ऐसा करते हैं, अली काम कर रहा है, क्या अली काम कर रहे, अली नहीं काम कर रहे, इस तरह के सेंटेंसेस हम बनाते हैं। फिर हम कहते हैं अहमद बाजार जाता है, अहमद पानी पीता है, जवाद क्रिकेट खेलता है, और हम बैठे क्लासरूम में होते हैं तो कोई क्रिकेट नहीं। तो दिस काइंड ऑफ टेक्स्ट इज नोन एज नॉन अथेंटिक टेक्स्ट, ठीक है। और ये हम किस लिए करते हैं? ताकि हम एक लैंग्वेज को लर्न करें। क्या करें? एक लैंग्वेज को हम लर्न करें। आई होप आपको समझ आ गया, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है, हाउ टू लुक फॉर अ स्पेसिफिक डिटेल इन अ टेक्स्ट इज नोन एज स्कैमिंग। स्कैनिंग हमारे पास क्या है? आपके सामने बहुत बड़ी टेक्स्ट रखी गई है, आप इसको स्कैन करते हो, किस गरज से? कि ताकि आप इसे जनरल आइडिया जो है वो आप जिस आइडिया के पीछे आप घूमते हैं ताकि वो वाला आइडिया आप इससे निकाले, तो इज नॉन एज स्कैनिंग। स्कैनिंग हमारे पास किसी स्पेसिफिक आइडिया को ढूंढना, और स्किमिंग जो है किसी टेक्स्ट से जनरल आइडिया को ढूंढना, ठीक है। नंबर 1 हमारे पास है डम्ब एंड डाउन। ये हमारे पास एक टेक्निक है इन विच वी ओवर सिंप्लीफाइंग द कॉन्टेक्स्ट रादर देन जस्ट लुकिंग फॉर इजियर टू रीड, ठीक है बेटा। हम डम्बल डाउन टेक्निक के अंदर जो है हम एक टेक्स्ट को ओवर सिंप्लीफाइज करते हैं फॉर जर्नल, नॉट फॉर आवर ओन सेल्फ, ठीक है बेटा, रादर देन जस्ट मेकिंग इजियर टू रीड। बल्कि ये नहीं कि ये आसान हो जाए, बस हम ओवर सिंप्लीफाई करते हैं, इसको हम कहते हैं डम्ब एंड डाउन टेक्निक। किसी टेक्स्ट को जब हम ओवर सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए बेटा, दीज आर वन लाइनर, ये मैंने बहुत मुश्किल से बनाए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप कोशिश करें बेटा कि उसको आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। 6 नंबर MCQs हमारे पास है, वर्ड्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस that have a common origins are often similar in meaning and known as cognates। cognates हमारे पास हर लैंग्वेज के अंदर तकरीबन होते हैं, ठीक है। जिस तरह के हमारे पास पालंग, या जिस तरह के हमारे पास बाजार, तो ये इस तरह के जो वर्ड्स हैं ना, तो ये किसी जो हमारे पास जो है किसी दूसरे लैंग्वेज से हमने उठाए हैं, ठीक है बेटा। जो कि बाज़ार, जैसे कि हमने उसका अगर आप देख ले तो उसका ओरिजिन को, तो उसी लैंग्वेज में भी उसका बाज़ार है और इसलिए हमारे लैंग्वेज में भी इसको, तो इसको हम कहते हैं कॉग्नेट्स। कॉग्नेट्स क्या होते हैं हमारे पास? जो हमारे पास मुख्तलिफ वर्ड्स है, सेम वर्ड है और डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर वो सेम मीनिंग आपको देते हैं, नॉन एज कॉग्नेट। कॉग्नेट हमारे पास क्या है? दोबारा बता देते हो, एक लफ्ज़ है और वो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में यूज़ होते हैं, सेम मीनिंग आपको देते हैं, नॉन एज कॉग्नेट। द स्टडी ऑफ मीनिंग विद इंस्ट्रक्शन इज नॉन एज प्रैग्मेटिक्स। प्रैग्मेटिक इज अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक जो कि आपको वो मीनिंग, सेमेंटिक्स भी हमें मीनिंग देता है, लेकिन प्रैग्मेटिक्स हमें जो मीनिंग देता है वो कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमें मीनिंग देता है, ठीक है बेटा। लोगोमैची हमारे पास एक तकनीक है, रिबर टू डिस्प्यूट ओवर साउंड्स। जब हम साउंड के ऊपर तनाज़ा करते हैं, एक दूसरे के ऊपर बहस करते हैं, के साथ बहस करते हैं, दैट इज़ वर्ड, दैट इज़ लोगोमैची, ठीक है बेटा। आगे आपको थोड़ा वजाहत भी देती है, लोगोमैची इज़ द स्टडी ऑफ द आर्गूमेंट्स ओवर द मीनिंग ऑफ वर्ड। हम जब वर्ड्स के मीनिंग के ऊपर आर्गूमेंट्स करते हैं, दैट इज़ नोन एज लोगोमैची, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा।
नेक्स्ट हमारे पास 9 नंबर एमसीक्यूज है। वर्बिग्रेशन रेफर्स टू द रिपीटिशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज दैट इज मीनिंगलेस। वर्बिग्रेशन अगर पश्तो लैंग्वेज में जैसे कि हम बात कर ले तो आप जो है पास सवा इस तरह के वर्ड्स है या टिक दहा इस तरह के कुछ वो वर्ड्स जो है फजूल तरह के वर्ड जो है वो जनरेट हुए हैं और मतलब किसी वर्ड्स या फ्रेज को जो आपको कुछ खास कंटेक्स्ट में आपको मीनिंग नहीं देता और तुम इसको बार बार यूज़ करते हो, दैट इज़ नोन एज वर्बिग्रेशन। हमारे पास एक तकनीक है, ठीक है बेटा। 10 नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं। शुक्र है कि मैंने शुरू में आपको बताया कि लेक्चर लेती होगी। पुलिज्मस हमारे पास एक वर्ड है, पुलिज्मस, ठीक है बेटा। ये हमारे पास एक वर्ड है दैट हैज़ मोर देन वन डिस्टिंक्ट मीनिंग, ठीक है बेटा। जो एक मीनिंग से आपको ज़्यादा मीनिंग देता है दैट इज नोन एज पुलिज्मस। लेट्स ड्रिंक द क्वीर ऑफ ऑल डीन इज सेड बाय विलियम स्पूनर। ये किसकी लिखी गई इबारत है, किसकी लिखी गई सेंटेंस है? तो विलियम स्पूनर ने इस सेंटेंस को बोले कि लेट्स ड्रिंक द क्वीर ऑफ ऑल डीन। लेटुटिस ये हमारे पास एक तकनीक है when you use one sentence that actually means something else, like you won't be sorry means you will be glad। लेटुटिस हमारे पास जब हम एक सेंटेंस बोल देते हैं, ठीक है बेटा, और वो इसके हमें अपोजिट मीनिंग देते हैं। फॉर एग्जांपल अब देखिएगा कि यू वोंट बी सॉरी, तो हमने ये बोला, असल में हमारा मतलब था कि यू विल बी ग्लैड देन, ठीक है बेटा। आई होप आपको लेटुटिस का भी समझ आ गया। द ओवरऑल program of school which students experience on day to day basis is known as curriculum। curriculum हमारे पास क्या है? ये सारे लिंग्विस्टिक के अंदर है। ऐसे नहीं कि आप बोले कि सर जो है वो एमएड के एमसीक्यूज या जो है उन्होंने एमए एजुकेशन के एमसीक्यूज या उन्होंने जो है पेडागॉजी एमसीक्यूज भी उठाए, ऐसे कुछ भी नहीं है, ठीक है। सारे वो लिंग्विस्टिक के अंदर ये रिलेटेड है। द ओवरऑल प्रोग्राम ऑफ स्कूल विद दिस विच स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस ऑन डे टू डे बेसिस नोन एज करिकुलम। दैट अ टेक्स्ट बुक टीचिंग इज नॉन एज कन्वेंशनल टीचिंग मटीरियल। जब हम एक टेक्स्ट बुक को सिर्फ फोकस करते हैं तो इसको हम जैसे कि रिवायती टीचिंग हम कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रियालिया। रियालिया हमारे पास एक यूज ऑफ लैंग्वेज होते हैं, रेफर टू रियल ऑब्जेक्ट्स। रियालिया जो है रियल ऑब्जेक्ट्स की तरफ इशारा करते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड हमारे पास क्या होते हैं? आर यूजफुल टूल टू स्टडी वोकैबुलरी एंड ग्रामर। फ्लैश कार्ड्स हम यूज़ करते हैं यह एज ए टूल। अगर हम वोकैबुलरी एंड ग्रामर को हम स्टडी करते हैं तो हम फ्लैश कार्ड को हम यूज़ करते हैं। ये आपने बिल्कुल नहीं भूलना। अब सर ये क्या है? तो क्या मैं आपको कहीं जब मैं आपको एमसीक्यूज नहीं, जब मैं आपको ऐसा कुछ इबारती वीडियो में बनाऊंगा, टेक्स्ट के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, तो इसमें मैं सब कुछ आपको बता दूंगा। अ ग्रुप ऑफ लर्नर वाज गिवन अ पार्ट ऑफ मटेरियल टू बी लर्नड एंड दे लर्नड एंड देन टीच इट टू द अदर इज नॉन एज जिक्सा। जिक्सा हमारे पास एक तकनीक है। स्टूडेंट्स को आपने कुछ मटेरियल प्रोवाइड की कि उसको ऑफ लर्न करे, ठीक है बेटा। उन्होंने लर्न की एंड फिर जो है उन्होंने उसको समराइज की और फिर दोनों किसी दूसरे को उन्होंने पढ़ा दिया। दैट इज नॉन एज जिक्सा। बहुत ज़बरदस्त एमसीक्यूज है। 18 नंबर प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस प्रोडक्शन इज अ टेक्निक। कौन सा टेक्निक? प्रेजेंटेशन और प्रैक्टिस और इसका प्रोडक्शन क्या आपको निकला? ये हमारे पास एक टेक्निक है। When a text introducing new vocabularies, grammar structures, learner complete the exercise and teacher check their answer and ask them to compare your answer with the other classmates. That is presentation practice production। कि आप जो है आपने किसी बच्चों को कोई vocabulary या ग्रामर का कुछ स्ट्रक्चर समझा दिया, उन्होंने उसके ऊपर एक्सरसाइज आपने उनको दी, उन्होंने इसके एक्सरसाइज को हल किया, आपने आंसर्स को चेक किए और दूसरे के साथ जो है आपने वो कंपेयर की और ठीक समझा या गलत समझ जाती इज नॉन एज प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस प्रोडक्शन। दोबारा मैं बता देता हूँ, लैंग्वेज टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। आपने किसी बच्चों को कुछ टेक्स्ट इंट्रोड्यूस कराया, इसके अंदर न्यू ग्रामर वोकैबुलरी है, लर्नर ने और इसके ऊपर आपने एक्सरसाइज भी प्रोवाइड की। हमारे इंग्लिश में अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन
an instructor of English language from the last 8 years and alhamdulillah we do have the same practice. ठीक है बेटा, तो उनको आपने कुछ प्रैक्टिस भी उसके ऊपर आपने दी, उनके वो फिर आखिर में उन्होंने वो एक्सरसाइज हल की और आपने इसके क्वेश्चन आंसर भी और बाद में जो है क्लासमेट के साथ जो है आपने, तो दैट इज नोन एज प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस प्रोडक्शन. नेक्स्ट हमारे पास है इसोल. इसोल ESOL इसोल. ये बहुत सारे जो हमारे पास मर्दान इवन पेशावर या जो है आप समझो कि इंटरनेशनल कोर्सेज है, ये एन एक्रोनिम फॉर इंग्लिश फॉर स्पीकर्स ऑफ अदर लैंग्वेजेस. इसोल जो है इंग्लिश फॉर स्पीकर्स ऑफ अदर लैंग्वेजेस के लिए हम. नेक्स्ट हमारे पास है EAP स्टैंड फॉर इंग्लिश फॉर एकेडमिक पर्पस. EAP किसके लिए स्टैंड हो? इंग्लिश फॉर एकेडमिक पर्पस. नेक्स्ट हमारे पास है डेल्टा. तो डेल्टा हमारे पास किसके लिए यूज हुआ? ये हमारे पास एक एक्रोनिम है एंड ये डेल्टा जो है एक्रोनिम ऑफ डिप्लोमा इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग टू एडल्ट. ये डेल्टा जो है ये आपने, ये लाजमी है बेटा, ये आपके पेपर में आ सकता है, ठीक है ना, लेकिन फ्री में आप किसी को ये ना शेयर करें, पहले उसे चैनल सब्सक्राइब करवाए. नेक्स्ट हमारे पास है एलिसिटेशन. ये हमारे पास स्ट्रेटजी है और मेथड है, आप समझे. एलिसिटेशन हमारे पास एक स्ट्रेटजी है या मेथड है फॉर गेटिंग लर्नर टू रिस्पॉन्ड एंड गेस, कि आप उसको वो एलिसिटेशन एक हमारे पास एक स्ट्रेटजी है, एक तकनीक है कि आप बच्चों को क्या बताते हो कि आप गेस करें और फिर आप रिस्पॉन्ड करें. Fossilized error is the error that learner has made so often that he or she believes the character. ये बहुत ज़बरदस्त है बेटा, मैं चाहता हूँ कि उसको मैं पूरा वो हाईलाइट करूँ. कोई बात नहीं, हमारे हाईलाइटर का हर्जा हो जाए लेकिन आपको समझ आ जाए. फुजिलाइज एरर जो है हमारे पास एक ऐसे गलती है जो आप कोई बच्चा या बच्ची बार बार करते, इवन कोई टीचर वो बार बार करते ऐसे समझते हुए कि वो जो है क्या है, ये हमारे पास एक कैरेक्टर है. जैसे को नॉलेज को कनौलडगी कहना या ग्लेशियर्स को गुलशेर कहना वो बार बार, या चूंगे को चुनक्के कहना इस तरह के, या सोनामिया को टोसोनामिया कहना, तो इस तरह के वो समझते हैं कि ठीक है लेकिन ये गलत है. नेक्स्ट हमारे पास है अ फिल्टर क्वेश्चन इज ऑल्सो नोन एज पोलर क्वेश्चंस और यस नो क्वेश्चन. फिल्टर क्वेश्चन का दूसरा नाम है पोलर क्वेश्चन और इसका तीसरा नाम है यस नो क्वेश्चन. ये मैं आपको अंडरलाइन कर देता हूँ. फिल्टर क्वेश्चन का दूसरा नाम है पोलर क्वेश्चन और इसका तीसरा नाम है यस नो क्वेश्चन. और चौथा नाम बताओ, इसका चौथा नाम है कंफर्मेशन क्वेश्चन. कंफर्मेशन क्वेश्चन, इसमें एक चीज हम कंफर्म कर देते हैं. एग्जाम्पल दूं, आर यू जवाद, क्या तुम जवाद हो? ऊपर उधर से वो ये जवाब आता है कि नो सर आई एम नॉट जवाद, आई एम समवन एल्स. आर यू जवाद, मैं पूछा किसी से, किसी ने मुझे जवाब नहीं दिया, ठीक है बेटा. आर यू जवाद, इसको हम कंफर्मेशन क्वेश्चन भी हम कहते हैं. आर यू जवाद, ठीक है बेटा. मैं उससे पूछा कि क्या तुम जवाद हो, आर यू जवाद. यार ये जवाद का पता नहीं दूसरा नाम बताओ या क्या, मैं आर यू जवाद इस तरह के. तो ये हम मैं कंफर्म कर देता हूँ कि मेरे सामने जो बच्चा बैठा है जिसको ज़ुकाम का शिकायत है, तो ये जो है मैं बार बार पूछ रहा हूँ कि ये जवाद है, उन्होंने बोला सॉरी सर आई एम नॉट जवाद. तो ठीक है बेटा. नेक्स्ट 25 नंबर MCQ से हमारे पास है डाइवर्जेंट क्वेश्चन. ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है बेटा. पोलर क्वेश्चंस एंड फिल्टर क्वेश्चन, डाइवर्जेंट क्वेश्चन, कन्वर्जेंट क्वेश्चन, रेटरिकल क्वेश्चंस, ये सारे बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाले हैं आप बच्चों. ये आपने लाजिम जो है इसको जहन में याद रखिएगा, ठीक है बेटा. तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में फिल्टर क्वेश्चंस के ऊपर हमने बात की कि है इसका दूसरा नाम है पोलर क्वेश्चन एंड तीसरा नाम उसका है हमारे पास यस नो क्वेश्चन. चौथा नाम इसका है confirmation question. Divergent question is a type of question where there is no specific answer based on acceptability. कोई specific answer वो नहीं होता जो कि आप जो है उसका वो ऐसा आंसर मिले ताकि वो एक्सेप्ट हो जाए. नेक्स्ट हमारे पास है कन्वर्जेंट क्वेश्चन. ये एज ए टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है. कन्वर्जेंट क्वेश्चन ए टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है
When you write the solution of a problem, जब आप किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन लिखते हो। नेक्स्ट हमारे पास है रेथरिकल क्वेश्चन। ये हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है? ये भी हमारे पास एक टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं दैट इज मेयरली आस्क फॉर इफेक्ट एंड नो आंसर। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी बच्चे को कहते हैं तुम पागल तो नहीं हो, अरे तुम पागल हो क्या, तुम्हें पागल कुत्ते ने काटा है? या जो है हमारा उर्दू बच्चे ज़रा कमज़ोर है तो हमसे गुजारा करे, पागल कुत्ते ने तो नहीं काटा तुम्हें, इस तरह के, तुम्हारा दिमाग खराब है, इस तरह के क्वेश्चन। तो आपने कभी वो से नहीं पूछा कि तुम्हारा दिमाग है कि जी मेरा दिमाग खराब है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट। इसके अलावा हमारे पास एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन भी है दैट इज नोन एज WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन, इसका दूसरा नाम है इंफॉर्मेशन क्वेश्चन। इंफॉर्मेशन क्वेश्चन, हमारे पास सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं है, इंफॉर्मेशन क्वेश्चन। याद रखिएगा, इसका मेन पहचान ये है कि WH से ही शुरू होगा। WH इसका बिगनिंग में आएगा। ठीक है भैया, बिगनिंग में आएगा WH। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। तो अब देखिए इधर मुझे इंफॉर्मेशन मिलता है इसके जवाब में। फॉर एग्जांपल वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू, तुम कहाँ से हो। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है, इसको नाम जो है हमारे पास है WH क्वेश्चन, या उसका दूसरा नाम है इंफॉर्मेशन क्वेश्चन। समझ आ गया है हो। नेक्स्ट MCQs की तरफ हम मुड़ते हैं बेटा। दैट इज व्हेन लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज learners processes were differently। जब हम किसी लैंग्वेज को सीखते हैं तो लर्नर जो होते हैं वो एक लैंग्वेज के वर्ड्स को डिफरेंटली प्रोनाउंस करते हैं। देयर आर 3 ways मोस्ट कॉमन टू लर्न vocabulary और इज विजुअली, ऑरली एंड काइनेस्टिकली। तो हमारे पास जो है vocabulary, एक वर्ड को हम सीखते हैं तो हम 3 तरीके से हम सीखते हैं। देखिए हमारे पास जो है वो विजुअली है, आप किसी टेक्स्ट को देखे तो विजुअली, ऑरली का मतलब आप जो है वैसे उसको डिक्टेट करते, काइनेस्टिकली का मतलब आप कुछ रियल चीज़ के साथ जो है वो आप मतलब किसी ऑब्जेक्ट के साथ जो है वो आप लिंक करते हैं। देखिए व्हेन यू टच एन ऑब्जेक्ट एंड देन लर्न अ वर्ड यूज फॉर अ थिंग इज नोन एज काइनेस्टिक। जब आप किसी वर्ड को आप टच करते हैं और फिर समझाते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस ऑब्जेक्ट इज नोन एज फॉर एग्जाम्पल बॉल पॉइंट एंड दिस ऑब्जेक्ट इज नोन एज फॉर एग्जाम्पल पेंसिल एटसेट्रा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारे पास MCQs है। रिसर्चर्स ऑफन रेफर टू 4 टाइप ऑफ vocabulary। रिसर्चर जो है वो vocabulary के 4 टाइप्स को आपको स्टडी कर देता है। ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ vocabulary। ठीक है, मैं आपको एक एक अभी समझा देता हूँ। listening vocabulary, the word you hear and understand. Speaking vocabulary, the word you use in your everyday speech. Reading vocabulary, the word that we need to know and understand when we read. And writing vocabulary, word used appropriately in writing, जो हम appropriately यूज़ करते हैं। सो देखे जो हमारे पास लैंग्वेज के लिए 4 स्किल्स है ना, उसके मुताबिक हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ vocabulary भी होते हैं। ठीक है बेटा, स्पीकिंग, रीडिंग एंड नेक्स्ट हमारे पास है जो हमारे पास है रीडिंग vocabulary। ठीक है बेटा, राइटिंग vocabulary हमारे पास होता है। ठीक है, इस तरह के listening vocabulary हमारे पास होता है। 32 vocabulary can be divided into 2 groups। vocabulary हम 2 groups में डिवाइड करते हैं। इससे बढ़ के अगर हम vocabulary की बात कर ले तो हम 2 groups में हम डिवाइड करते हैं। एक्टिव vocabulary, जो कि इसका दूसरा नाम है प्रोडक्टिव vocabulary और एक्सप्रेसिव vocabulary। एक्टिव vocabulary का दूसरा नाम क्या है? प्रोडक्टिव vocabulary, और इसका तीसरा नाम है एक्सप्रेसिव vocabulary। एंड पैसिव vocabulary का दूसरा नाम हमारे पास है रिसेप्टिव vocabulary। ठीक है, तो हमारे पास वो vocabulary जो हम आम तौर पे अपने रूटीन के मुताबिक हम यूज़ करते हैं, सो दैट इज नोन एज एक्टिव vocabulary। पैसिव vocabulary हमारे पास बहुत सारे वर्ड मौजूद होते हैं लेकिन उसको हम यूज़ नहीं करते डेली रूटीन में, कोई जेंडर गैप की वजह से या कोई सोशल बैरियर की वजह से
या हमारे जो लिसनर होते हैं उसकी वजह से उसका लेवल हाई है या कम है, तो इसलिए 33 नंबर एमसीक्यू उसके द वोकैबुलरी दैट लर्नर्स कैन अंडरस्टैंड एंड यूज इज नॉन एज एक्टिव वोकैबुलरी। जो एक लर्नर को लर्नर इसको अंडरस्टैंड भी करते हैं, यूज भी करते हैं, उसको कहते हैं हम एक्टिव वोकैबुलरी। एंड द वोकैबुलरी दैट लर्नर कैन अंडरस्टैंड व्हाइल रीडिंग एंड लिसनिंग एंड कैन नॉट यूज इज नॉन स्पेसिफिक वोकैबुलरी। देखिए एक लैंग्वेज को एक लर्नर को अंडरस्टैंड होते हैं जब इसको रीड करते हैं या सुन देते हैं, लेकिन उसको वो यूज नहीं करता, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, इसको हम कहते हैं पैसिव वोकैबुलरी। नेक्स्ट हमारे पास है राइम। ये राइम जो है हमारे पास सिर्फ पोइट्री के अंदर नहीं होता, वो हमारे पास RHYME है, राइम। ये RIME है, is a part of syllabus, a syllable which consists of its vowel and any consonant that comes after it। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दूंगा। राइम जो है हमारे पास एक ऐसा पार्ट ऑफ syllable है, इसके अंदर हमारे पास अपना वावल होता है और कोई कॉन्सोनेंट भी होते हैं, that comes after it and it is the sting if the letter that follows usually a vowel and then a consonant। देखिए मैं आपको तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, ठीक है बेटा। एक लेटर जो है इट इज द स्टिंग, वो स्टिंग भी हो सकता है। इफ द लेटर, एक लेटर दैट फॉलोज यूजुअली, जो कि उसके बाद जो यूजुअल लेटर आता है, इन वावल, जो कि वो वावल आता है, एंड देन अ कॉन्सोनेंट। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। ये कैट हमारे पास एक वर्ड है, कैट। ये आप देखें कैट के अंदर अगर आप देखें तो AT जो है AT, तो ये हमारे पास जो है ये ए हमारे पास राइम होता है, ए। ठीक है बेटा, ये ए हमारे पास होता है राइम। ठीक है बेटा, ये जो सिर्फ ए है, ठीक है बेटा। और पूरा केट में अगर आप देखें तो कॉन्सोनेंट आया है, फिर बाद में वावल आए हैं, और इसके बाद हमारे पास ट आता है। तो इस मिड में जो ए अभी आया है तो इज नॉन ए स्टिंग। अभी उन्होंने स्टिंग का काम भी किया, और ये हमारे पास है राइम। असल में बस सिर्फ राइम को समझे। इन ऑनसेट, अब ऑनसेट हमारे पास क्या होता है, इज ए यूनिट ऑफ सिलेबल दैट प्रोसीड द वावल। इन ऑनसेट हमारे पास क्या होता है, ये टाइप ऑफ सिलेबल होता है जिसके बाद वावल हमें आता है। दोबारा हम उस केट का एग्जांपल उठाते हैं, आपको समझ आ जाएगा इसको सुनते ही। फॉर एग्जांपल केट जो है कैट, तो इसमें से सी, सो सी हमारे पास ये एक ऑनसेट है, क्योंकि इसके बाद हमारे पास आता है ए। केट में तो सी के बाद तो ए आता है ना, तो ये ए हमारे पास, सी जो है ये हमारे पास ऑनसेट है इन द वर्ड केट। ठीक है बेटा, नॉट ऑल द वर्ड्स हैव ऑनसेट। सारे वर्ड्स तो हमारे पास ऑनसेट नहीं होते, क्योंकि सारे लेटर्स के बाद तो वावल नहीं आता। ठीक है बेटा, तो ऑनसेट और ए हमारे पास क्या रहा, तो ये हमारे पास है राइम। और जो एंड में ट आया तो ये हमारे पास रहा कोडा, CODA, कोडा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है 37 नंबर वर्ड एनोलॉजी। सो ये एनोलॉजी हमारे पास क्या है, एनोलॉजी Analogy is the comparison between two pair of words that have the same relationship. Analogy हमारे पास टू पेयर ऑफ वर्ड्स, टू वर्ड्स ग्रुप होता है, टू वर्ड्स का जो कि सेम रिलेशनशिप्स का होते हैं। एनोलॉजी कैन बी रिलेटेड इनटू डिफरेंट वेज। इसके अंदर हमारे पास सैनोनिम्स भी आता है, एंटोनिम्स भी आता है, और इसके अंदर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक भी को, हैपोनीम को भी। हैपोनीम जो है वो पूरे ग्रुप को जो हम वो जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि पेटल, तो ये भी एक तरह का फ्लावर है, एंड फ्लावर ये भी एक तरह का। टाइप, ये फॉर एग्जांपल टूल एंड वर्कर, ये एक्शन आते हैं, ऑब्जेक्ट आते हैं, फ्लाई, एयरप्लेन, या आइटम्स आते हैं, पर्पस या नाइफ। तो ये सारे जो है हमारे पास एनोलॉजी होते हैं, मतलब जो वर्ड्स रिलेटेड होते हैं नॉन एज एनोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास है सैनोनिम्स। तो सैनोनिम्स हमारे पास क्या होता है, यार ये क्यों इतना तेज जाते हैं, मुझे पता है यार लेक्चर लेंथी है, लेकिन इतना नहीं। सैनोनिम इज अ वर्ड्स और फ्रेज दैट मीन एग्जैक्टली आर नियरली टू द मीनिंग ऑफ। ये जरा आप गौर करते जाए। वो कहते हैं ना, जो कि नियरली मीनिंग, जो कि रियरली मीनिंग, तकरीबन जो है वो मीनिंग सेम हो। ठीक है बेटा, यानी शट इज द सिनोनिम ऑफ क्लोज। अब शट और क्लोज के अंदर तो अगर आप
और से देखे तो फर्क है, लेकिन तकरीबन इसका मीनिंग जो है वो मिलते जुलते हैं। सिनोनिम्स को आप एग्जैक्टली बिल्कुल ना समझे कि इसका मीनिंग एग्जैक्टली द सेम होगी, तकरीबन सेम होगी, ठीक है बेटा। एंटोनिम इज अ वर्ड और फ्रेज दैट हैज अपोजिट मीनिंग। एंटोनिम हमारे पास एक वर्ड होता है या फ्रेज होते हैं जो कि उसका अपोजिट मीनिंग होता है, जैसे कि मैसी, और मैसी का जो हमारे पास एंटोनिम है तो ये हमारे पास है नीट, और कूल्ड का जो हमारे पास एंटोनिम है तो ये हमारे पास हॉट। मेटोनिम हमारे पास क्या होता है? मेटोनिम इज अ वर्ड, नेम और एक्सप्रेशन यूज एज अ सब्सटीट्यूट फॉर समथिंग एल्स which is closely associated. For example, crown is the metonym of royalty, यानी बादशाहत के लिए जो क्राउन होता है, ताज होता है, तो ये फॉर एग्जांपल में ये भी इस तरह की और एग्जांपल भी आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल White House is the metonym of what? White House the metonym of the king of अमेरिका। इस तरह हमारे पास है सिनेक्डिकी। सो सिनेक्डिकी हमारे पास एक टेक्निक है, इज यूज टू रेफर अ पार्ट दैट रिप्रेजेंट द होल एंड द होल दैट रिप्रेजेंट, फॉर एग्जांपल ब्रेड फॉर फूड एंड टायर फॉर कार। हम कहते हैं ना कि वी नीड ब्रेड तो वी नीड फूड एंड द टायर्स, या फॉर एग्जांपल व्हील्स आर गेटिंग एक्सपेंसिव। टायर्स को छोड़े, व्हील्स, यानी एक बंदा आ गया वो कहते हैं व्हील्स आर गेटिंग एक्सपेंसिव, तो व्हील जो है इट्स अ पार्ट ऑफ अ कार एंड दैट रिप्रेजेंट द होल। अगर मैं बोलूं कि हाउ दैट रिप्रेजेंट द होल दैट रिप्रेजेंट द पार्ट, अगर मैं कार का नाम बोलूं ना तो इसमें ऑलरेडी हमारे पास व्हील आता है। तो अब देखिए इसका रिलेशन कुछ इस तरह के बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के 2 3 आर 6, मतलब मैं मजीद पे डिटेल पे नहीं जाता, तो ये बिल्कुल हमारे पास वो रिलेशन आते हैं कि द पार्ट दैट रिप्रेजेंट द होल। व्हील जो है वो पूरे कार को रिप्रेजेंट करते हैं, और जब मैं पूरे कार का नाम लेता हूँ तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर हमारे पास व्हील्स आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है होमोग्राफ। तो होमोग्राफ हमारे पास एक ग्रुप ऑफ पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं दैट जनरली स्पेल द सेम बट हैव डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग। होमो मीन सेम एंड ग्राफ मीन रिलेटेड राइटिंग। फॉर एग्जांपल जो कि हमारे पास सेम स्पेलिंग होते हैं उसका, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन हमारे पास डिफरेंट होते हैं, ठीक है बेटा। डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग होते हैं। फॉर एग्जांपल डिजर्ट मीन्स हॉट एंड इट ऑल्सो हैव मीनिंग लिविंग, ठीक है बेटा। डिजर्ट का मीनिंग जो है हार्ड भी है एंड इट ऑल्सो मीन्स लिविंग। डेड इन डेड, तो अब देखिए बेटा डेड इन डेड, ठीक है बेटा। तो एक का मतलब है खजूर और दूसरा का मतलब है हमारे पास, या फॉर एग्जांपल एक दूसरा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कैसा वर्ड है? लाइव एंड लिव। एक बंदा है वो फॉर एग्जांपल अमेरिका से, वो हमें पूरा अमेरिका का सीन हमें दिखाता है, वो कहते हैं द पर्सन इज लाइव, एंड मैं कहता हूँ द पर्सन इज लाइव, तो इधर इसका प्रोनाउंसिएशन है लाइव, एंड मैं कहता हूँ कि ही लिव्स, या फॉर एग्जांपल यू लिव देयर इन अमेरिका। तो आप देखिएगा ये स्पेलिंग को अगर आप देखें तो बिल्कुल सेम है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन को अगर आप देखें तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। और अगर आप बेटा इसको देखें, मीनिंग को देखें तो बिल्कुल, एक का मतलब है बराह रास्त और दूसरे का मतलब है रहना। नेक्स्ट हमारे बेटा आई एम वेरी सॉरी, ये वाला जो एग्जांपल है ये इसके अंदर तकरीबन नहीं आता, ठीक है बेटा। तो आई एम नॉट गोइंग टू कंफ्यूज यू, ठीक है बेटा। ये लाइव वाला एग्जांपल इज द बेस्ट एग्जांपल। आप इसको होमोफोन्स, आप होमोग्राफ का तो समझ लिया ना कि ग्राफ उसका सेम होगा और डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन एंड वो मीनिंग हो गया। नेक्स्ट हमारे पास होमोफोन्स आर वर्ड हैविंग द सेम साउंड बट डिफरेंट मीनिंग एंड स्पेलिंग। देखिए बेटा प्रोनाउंसिएशन उसका सेम होगा होमोफोन का, लेकिन इसका मीनिंग भी डिफरेंट होगी और इसका स्पेलिंग भी डिफरेंट होगी। ऊपर जो है हमारे पास दो चीज़ें जो है वो डिफरेंट होते, एक सेम होता, ठीक है बेटा। क्या चीज़ डिफरेंट होते? देखिए बेटा प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग डिफरेंट होते हैं होमोग्राफ के अंदर, जबकि स्पेलिंग सेम होते हैं। नीचे जो है स्पेलिंग डिफरेंट है, प्रोनाउंसिएशन सेम है और मीनिंग भी डिफरेंट है, ठीक है बेटा। जैसे कि हमारे पास के पीस एंड पीस, तो पीस अमन को कहते हैं, पीस टुकड़े को कहते हैं, और इन और, तो ये बिल्कुल आप देख सकते हैं इज नोन ऑफ इट इज व्हाट, दिस इज द एग्जांपल ऑफ होमोफोन्स। नेक्स्ट हमारे पास है होमोनीम।
Homonyms हमारे पास क्या है? Homonyms are two or more words that have same sounds and spelling. अब यहाँ पर मजा आप तब आएगा, ठीक है। उसका homonyms के अंदर साउंड एंड स्पेलिंग सेम होगी, साउंड एंड स्पेलिंग बिल्कुल सेम होगी, जबकि इन उसका मीनिंग डिफरेंट होगा। साउंड भी सेम होगा, स्पेलिंग भी सेम होगा और मीनिंग डिफरेंट होगा। ये अजीब बात है। होमोग्राफ के अंदर वो स्पेलिंग सेम होता, लेकिन हमारे पास जो साउंड होता वो भी डिफरेंट होता और जो हमारे पास उसका मीनिंग होता वो भी डिफरेंट होता। यहाँ स्पेलिंग भी सेम है और प्रोनाउंसिएशन भी सेम है और उसका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। देखिए बेटा, मैं आपको पाम फॉर एग्जांपल, पाम हमारे पास एक ट्री का नाम है। दूसरा पाम जो है अ सॉफ्ट पार्ट ऑफ आवर हैंड, जिसको हम हथेली कहते हैं। तो बिल्कुल आई होप आपको समझ आए। देखिए सेम साउंड स्पेलिंग होंगे जबकि डिफरेंट इसका मीनिंग होगा। आपको समझ आया। नेक्स्ट हमारे पास है हाइपोनीम्स आर वर्ड विद ब्रॉड मीनिंग। हाइपोनीम जो है उसका ब्रॉड मीनिंग के साथ वही वर्ड्स होंगे एंड मोर स्पेसिफिक वर्ड फॉल अंडर, उसके अंदर बहुत सारे वो वर्ड्स फॉल होते हैं। ठीक है बेटा, मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूंगा, ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। हाइपोनीम हमारे पास क्या है, जो कि उसका हमारे पास क्या होगा, वो एक अम्ब्रेला वर्ड होगा। फॉर एग्जांपल एक एंड इट्स सबऑर्डिनेट, फॉर एग्जांपल पिजन, काउ, ईगल, सीगल्स आर द हाइपोनीम्स, क्रो, ईगल्स एंड सीगल्स आर ऑल हाइपोनीम्स ऑफ बर्ड। तो बर्ड ये हमारे पास एक अम्ब्रेला वर्ड है और इसके अंदर बहुत सारे वर्ड जो है वो फॉल होते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है मैरोनीम। मैरोनीम इज वर्ड डोनेटिंग टू एन ऑब्जेक्ट which from a part of another object. For example, roof is a meronym of building. तो meronym हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि दूसरे ऑब्जेक्ट का एक पार्ट होते हैं। ठीक है बेटा, यानी ट्री इज द meronym ऑफ अ फॉरेस्ट। जैसे कि हमारे पास रूफ जो है, छत जो है, वो एक बिल्डिंग का हमारे पास क्या है, एक बिल्डिंग का ये एक मेरोनीम है। और जैसे कि ट्री जो है ये हमारे पास एक फॉरेस्ट का हमारे पास क्या है, मेरोनीम। नेक्स्ट हमारे पास है कैपिटोनीम। कैपिटोनीम इज अ फॉर्म ऑफ होमोग्राफ। याद रखिएगा, कैपिटोनीम जो है ये एक होमोग्राफ का हमारे पास एक फॉर्म है, वेयर वर्ड्स हैव सेम स्पेलिंग, जिसके अंदर हमारे पास वर्ड का सेम स्पेलिंग होगा, बट चेंजेस इट्स मीनिंग व्हेन द इनिशियल वर्ड इज लेटर इज कैपिटलाइज। लेकिन उसका वो स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन सेम होगा, लेकिन जब इसका पहला वाला लेटर हम कैपिटल लिखे सो फिर ये बनता है कुछ और चीज। देखिए बेटा, उसका मीनिंग फॉर एग्जांपल चाइना हमारे पास एक कंट्री का नाम है एंड चाइना ये हमारे पास फोर्सिलन है। या फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टर्की है, तो ये कंट्री का नाम है और टर्की जो है हमारे पास एक बर्ड भी है। सो कैपिटोनीम हमारे पास एक ऐसा टेक्निक होता है जिसके अंदर हमारे पास प्रोनाउंसिएशन और सब कुछ सेम होता है, लेकिन इनिशियल वर्ड जब उसको हम बढ़ा दें तो फिर वो कुछ हमें अलग मीनिंग देते। कंपाउंड वर्ड्स ऑफ 3 टाइप्स। कंपाउंड वर्ड जो है हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं, क्लोज फॉर्म, मेकअप एंड फॉर एग्जांपल क्लोज फॉर्म में होते हैं, जैसे कि हमारे पास मेकअप होते हैं, नोटबुक होते हैं, तो ये क्लोज फॉर्म में होते हैं। हाइफनेटेड फॉर्म, जिसके अंदर हम हाइफन को लगाते हैं, हाइफनेटेड फॉर्म। क्लोज फॉर्म एक हुआ, मैं ज़रा हाईलाइट भी करता हूँ, क्लोज फॉर्म एक हुआ। नेक्स्ट हमारे पास है हाइफनेटेड फॉर्म, जैसे कि सिस्टर इन लॉ, ओवर द सेंचुरी या ओवर द कंट्री। या एक दूसरा हमारे पास होते हैं ओपन फॉर्म। ओपन फॉर्म में हमारे पास जैसे कि पोस्ट ऑफिस, तो हमने दरमियान में कोई हाइफन नहीं डाला। नेक्स्ट हमारे पास है 49 नंबर वर्ड जो है एमसीक्यूज हमारे पास है। कैनोटेशन इज रिलेटेड टू द कंटेक्सचुअल मीनिंग व्हाइल डेनोटेशन इज समथिंग रिलेटेड टू द डिक्शनरी मीनिंग। डेनोटेशन डिक्शनरी मीनिंग को और कैनोटेशन जो है हम कंटेक्सचुअल मीनिंग को। Idioms are words or phrases, expressions that cannot be taken literally when used in language and they have meaning and other than the basic found in dictionary. For example, it's raining cats and dog जो है हमारे पास एक idiom है जो कि आपको इसके वर्ड से आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो idioms हमारे पास ऐसे वर्ड्स है जो कि उसके सामने जो वर्ड्स है उससे मीनिंग आपका अंदाज़ा नहीं होगा, बल्कि क्या होगा कि वो आपको एक यूनिक मीनिंग देगा।
प्रोवर्ब इज एन ओल्ड शॉर्ट विटी सेइंग। अब इडियम एंड प्रोवर्ब्स के अंदर आप डिफरेंस को देखें, ये शॉर्ट विटी सेइंग होते हैं इन जनरल यूज, स्टेटिंग इन जनरल ट्रूथ और पीस ऑफ एडवाइस। तो प्रोवर्ब का काम ये है कि आपको एक जनरल ट्रूथ को आपको स्टेट करता है, ठीक है, और इसके साथ दूसरा क्या चीज, अ पीस ऑफ एडवाइस भी आपको स्टेट करता है, ठीक है, अ पीस ऑफ एडवाइस भी आपको स्टेट करता है। फॉर एग्जाम्पल कैसा होगा, फ्राइड कम्स बिफोर अ फॉल, ये अकल जो है, या सॉरी फ्राइड जो है बिफोर द फॉल, और समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो ये हमारे पास जो है प्रोवर्ब के एग्जांपल है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेजल वर्ब, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इडियम्स, प्रोवर्ब एंड प्रेजल वर्ब, ये सारे जो है बंदे को थोड़ा कंफ्यूज रख देता है। प्रेजल वर्ब इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ स्टैंडर्ड वर्ब सच इज मेक, पुट with one or two particles, for example fall through, make, do with। तो ये सारे हमारे पास है प्रेजेंट वर्ब, लेकिन इसके साथ वर्ब का होना बहुत ज़्यादा लाजमी है। नेक्स्ट हमारे पास है कम्प्लीमेंट्री एंटोनिम्स। तो कम्प्लीमेंट्री एंटोनिम्स हमारे पास आर दोज एंटोनिम्स दैट हैव ओनली वन एंटोनिम, जैसे कि उसका कोई दूसरा एंटोनिम आपको नजर नहीं आएगा। कम्प्लीमेंट्री एंटोनिम्स आपने नहीं भूलना, हमारे पास वो एंटोनिम होता है जिसका ओनली वन एंटोनिम, जैसे कि बिफोर का एंटोनिम है आफ्टर, ऑन का एंटोनिम है ऑफ, बाय का एंटोनिम है सेल, ठीक है। तो कोई दूसरा इसके अंदर आपको एंटोनिम नजर नहीं आएगा। लिंग्विस्टिक इज द एक्वायरिंग द नेसेसरी टूल ऑफ द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। तो ये तो बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन ये सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, हमारा काम वैसे भी ज़रा गड़बड़ होता है, लेकिन मुझे पता है मेरे भाई बच्चे माइंड नहीं करते, क्योंकि पता है कि सर हमारा टीचर है, ठीक है। आप लोगों का टीचर ऐसे ही होते हैं, ठीक है। वो कहते हैं लिंग्विस्टिक इज द एक्वायरिंग द नेसेसरी टूल टू स्टडी लैंग्वेजेस इन जनरल। लिंग्विस्टिक का काम ये है कि वो टूल वो एक्वायर करे जो कि लैंग्वेज को जनरली वो स्टडी करे। द वेराइटी ऑफ लैंग्वेज द यूजेस टू विच द पीपल पुट द लैंग्वेज इज नॉन एज सोशियो लिंग्विस्टिक। द वेराइटी ऑफ लैंग्वेज द यूजेस टू विच द पीपल पुट द लैंग्वेज इज नॉन एज, मतलब लैंग्वेज के अंदर पीपल को लैंग्वेज के अंदर डालना, ये हमारे पास सोशियो लैंग्वेज। मैं आपको समझ ये बताऊंगा कि सोशियो लिंग्विस्टिक हमारे पास ये है व्हेन वी स्टडी लैंग्वेज इन रिलेशन टू द सोसाइटी। जब हम एक लैंग्वेज को सोसाइटी के साथ रिलेशन में स्टडी करते हैं तो इसको हम कहते हैं इन रिलेशन टू अ सोसाइटी। जब हम एक लैंग्वेज को सोसाइटी के साथ रिलेशन में स्टडी करते हैं दैट इज नोन एज सोशियो लिंग्विस्टिक। अगर पहला वाला डेफिनेशन समझ नहीं आया तो इलाज करें और बादाम खाना शुरू करें, और फिर ये आसान सी डेफिनेशन मेरे तरफ से एक ईद के एक तोहफा आप समझे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है देखें, बस इंशाल्लाह हम खत्म करने वाले हैं। द वेराइटी ऑफ लैंग्वेज दे यूज टू विच पीपल पुट द लैंग्वेजेस इज नॉन एज सोशल लिंग्विस्टिक। सॉरी ये तो मैंने बता दिया। नेक्स्ट हमारे पास है 56 नंबर, द वेज इन विच पीपल टीच एंड लर्न लैंग्वेजेस इज नॉन एज अप्लाइड लिंग्विस्टिक। अप्लाइड लिंग्विस्टिक क्या है हमारे पास, जिसके अंदर हम एक लैंग्वेजेस को टीच भी करते हैं और साथ साथ हम और क्या करते हैं, the ways in which people teach and learn languages is known as applied language। जो languages को teach भी किया जाता है और सीखा भी जा सकता है, that is known as applied linguistic। ये बहुत जालिम यार, मुझे बहुत पसंद आया, खैर ये तो मैंने अपनी लिखी गई है। the value of studying languages and in understanding the human mind is known as psycholinguistic। लैंग्वेज को स्टडी करना और उनके लोगों को अंडरस्टैंड करना is known as psycholinguistic। नेक्स्ट हमारे पास है ब्लेड आर lemona lies opposite to alveolar ridge which is the tongue at rest। यार ये जो है हमारे पास प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है, इससे रिलेटेड है कि ब्लेड जो है इसको हम लेमेना भी कहते हैं। ये अपोजिट ऑफ alveolar ridge जो हमारे पास होते हैं इसके अपोजिट होते हैं। एंड व्हेन अ टंग इज एट रेस्ट, जब टंग जो है वो रेस्ट पे हो। फ्रंट जो है लाइज अपोजिट ऑफ द हार्ट प्लेट, मतलब टंग वो फ्रंट जो है
टंग की फ्रंट की बात है, जबान की जो फ्रंट है बिल्कुल हार्ड प्लेट के अपोजिट है। बैक जो है इसको डॉर्सम भी कहते हैं, ये बिल्कुल अपोजिट ऑफ दी सॉ प्लेट है। बेटा वीडियो लेंथी हुई, लेकिन मुझे पता है इस वीडियो के अंदर आपने बहुत कुछ सीखा। तो बेटा यहाँ तक कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, सवाल ना है तो बेटा हमारे साथ रहे, इंशाल्लाह आप लोगों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बेटा ये हमारे लिंग्विस्टिक सीरीज़ है और इंशाल्लाह आप लोगों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।